नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634, 022-2300-1635। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि क्रूड को लेकर आज ओपेक का महत्वपूर्ण फैसला आना है और माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्पादन कटौती की जो मात्रा तय की गई थी पहले, उस मात्रा में कटौती हो सकती है। यानी जो 97 लाख बैरल कटौती का फैसला लिया गया था, अब अगली बार जब इसका टर्म खत्म हो जाएगा अगस्त में, तो उसके बाद 97 लाख की जगह 77 लाख बैरल तक कटौती पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होगा तो क्रूड में क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने एनर्जी के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं और हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेड बुल्स के अहमदाबाद से, और अहमदाबाद से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तनेजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपके हिसाब से क्या फैसला हो सकता है ओपेक की इस बैठक में? देखिए, जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, इराक और नाइजीरिया दो देश हैं ओपेक के अंदर जो इस बात से सहमत नहीं है कि जो आगे इस तरह का कोई फैसले को ज्यादा एक्सटेंड करा जाए, क्योंकि ये दोनों देश जो हैं इन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तेल की कटौती जो है वो उतनी उस हिसाब से नहीं करी थी। हालांकि पिछले 15 दिन के अंदर उन्होंने कंप्लायंस करी है। रशिया जो है वो अभी तक इस फैसले के साथ है। कुल मिला के बात ये हो रही है, इस समय चल रही है कि शायद 9.7 मिलियन बैरल्स की जो बात थी उससे थोड़ा सा जो है कम लेकर के 8.7 या 8.6 पे लेके आया जाए, लेकिन सीधा जो है 7.7 पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें खासतौर से सऊदी अरब का कहना है कि उससे जो है कुछ परेशानी आ सकती है। और अगस्त का जो महीना है, जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस वापस आ रहे हैं, फ्लोरिडा में देखा गया है, कई जगह जो है उसकी वेव जो है कोरोना वायरस की वापस आ रही है, तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो भी गेन हुआ है उसमें उनको नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरह के तर्क लेके आया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है तो 9.7 से जो है प्रोडक्शन जो है वो नीचे लाने की बात होती है, तो शायद उस लेवल पे सहमति ना बने जिस पे चर्चा हो रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। थोड़ा कम करा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कम ना करा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की वो ज्यादा है, क्योंकि अभी अगस्त को महीने को लेकर के काफी अनिश्चितता है। उनका मानना है कि कोरोना वायरस का जो व्यापक जो प्रकोप रहा है उसमें भी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई, और हो सकता है कि अगस्त में दरअसल उसका और विस्तार हो जाए और बढ़ जाए। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह का फैसला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि भाई जिस हिसाब से कुछ देश ओपेक के अंदर के हैं, उनका कहना है कि प्रोडक्शन कट जो 9.7 था उसको वापस 7.7 लाइए, और कई देश इसके लिए जो है वो जोर डाल रहे हैं। उनका कहना है अगर आप जो है वो उसको 7.7 पे नहीं लाते हैं तो हम जो है वो इसकी अवहेलना करेंगे, मतलब कंप्लाइंस नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। जो इस तरह की धमकी दे रहे हैं उसके अंदर इराक भी शामिल है, नाइजीरिया भी शामिल है, कई अन्य देश भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के बड़ा मुश्किल फैसला होगा और इंतजार करना होगा क्या फैसला अंततः ये लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं तनेजा जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं मार्केट भी शायद उसी बात की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि अब देखिए, जैसे जैसे फैसले के ऐलान का वक्त नजदीक आ रहा है, क्रूड मार्केट में तेजी लौट रही है, और इस वक्त ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो बात आप कह रहे हैं, अगर उसी लाइन पर ओपेक का फैसला होता है और अगर ये 20 लाख बैरल की भारी भरकम कटौती नहीं होती है, तो क्या क्रूड का प्राइस यहां से कुछ और मतलब किस तरफ जाएगा? मेरा सवाल यह है कि फिर क्रूड का प्राइस होगा क्या? देखिए, जैसे हमने ब्रेंट का देखा है, पिछले 8 घंटे के अंदर हमने देखा है वो 43.40 भी क्रॉस कर गया। वो इसी उम्मीद पर करा है कि भाई जो प्रोडक्शन जो कट है उसमें कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कट जो बात हो रही है, जो भाई एकदम 20 लाख बैरल नीचे, वो नहीं होगा।
इसी उम्मीद से मार्केट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये फैसला जिस उम्मीद को मार्केट देख रहा है और मार्केट की उम्मीद के हिसाब से भी फैसला होता है, उसके बावजूद भी 43 प्लस पे तो ब्रेंट नहीं रह पाएगा। वो अभी जो फैसला होगा अगस्त के महीने के लिए, जिसमें ये है कि जो प्रोडक्शन कट, ये जो अभी जो बात हो रही है 20 लाख बैरल की, वो नहीं होता है फैसला, तब जाकर के वो 40 पे मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर जो है हम देख रहे हैं किस हिसाब से चाइना का जो स्टोरेज अब भर चुका है, चाइना की डिमांड पीक पे चल रही है, भारत के अंदर बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी इतनी नहीं कि वहां पे कोई बहुत जबरदस्त और बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिलाकर के डिमांड साइड जो है वो अगस्त में काफी अनसर्टेन रहने वाला है कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए जो है ये जो मार्केट उम्मीद कर रहा है, ये मार्केट की उम्मीद $40 के आसपास ही गई है। मार्केट को ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो 36 या 35 पहुंच जाए, इसीलिए ये $40 पे सस्टेन देगा, टिके बाजार। इसीलिए मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फैसला जो है इस तरीके का होगा। और आपने देखा है कि मार्केट ने से आगे बढ़ करके 43 प्लस का जो है एक तरीके से उम्मीद दिखाई है, लेकिन ये उम्मीद $40 बैरल के लिए ही है। ये उम्मीद 43 के लिए, 43.5 के लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत ही साफ साफ बात है कि अगर मान लीजिए उत्पादन में जो उत्पादन कटौती की जो मात्रा है, अगर उसमें बहुत कमी नहीं भी होती है तो भी क्रूड में कोई बड़ी तेजी नहीं आपको दिखेगी, लेकिन हाँ 40 के आसपास मार्केट आपको स्टेबल होता हुआ दिखेगा। लेकिन तनेजा जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अभी चूंकि आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी अपनी नजर रखते हैं, ग्लोबल सिनारियो क्रूड मार्केट के लिहाज से अभी क्या है? डिमांड सप्लाई के हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी क्रूड में क्या है? मैं कहूंगा एक तो आप ये चलना पड़ेगा, जो कुल मिलाकर के आप इसको लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट बोल सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर तेल की कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। जिस हिसाब से बाजार की मांग, अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी आने वाले समय में, खास तौर से जब कोरोना का प्रकोप खत्म होगा, उसमें मांग बढ़ेगी और तेल जो है उसकी कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। तो कोई ये अगर कहता है कि तेल का युग खत्म हो गया, तेल की कीमत $20 हो जाएंगी, वो सब यथार्थ से बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले समय में कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको अगर आप देखते हैं, उस शॉर्ट टर्म को आप लेकर के ये देखते हैं, तो ये मेरा मानना है कि जो $40 पर बैरल है वो उसके आसपास सस्टेन करेगा। जैसे जैसे ये खबर आती है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन मिल गया है या कुछ वो मिल गया है, तो आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें भी ऊपर बढ़ेंगी, तेल की मांग भी बढ़ेगी। क्योंकि तेल की जब बाजार कोरोना वायरस के सख्ते से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले जो मांग होगी ऊर्जा की बढ़ती है, और ऊर्जा में कन्वेंशनल एनर्जी जो है, मतलब जो ऊर्जा ऑलरेडी अवेलेबल है और उपलब्ध है, जिसको इंडस्ट्री और इकोनॉमी जानते हैं कैसे खर्च करे, इसलिए वो तेल की तरफ जाएगा। सेटबैक जो मिलेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा, कम से कम 2 साल उनको झटका लगेगा, सेटबैक मिलेगा। लेकिन तेल उसको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जब सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, जो सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है वो तेल की होने वाली है। क्योंकि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था, खासतौर से इमर्जिंग इकोनॉमी, उनको ये पता है कि जो ऊर्जा एकदम आसानी से उपलब्ध है वो तेल है। तेल उपलब्ध होगा, उसको वो कंज्यूम करेंगे और वापस जो अपनी ग्रोथ रेट 8%, 9% जिसकी जो भी रही है उस पर वापस जाएंगे। वो तेल से ही पहुंचेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं पहुंचेंगे। इसलिए तेल की जो है डिमांड, जैसी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है, बढ़ेगी, और उस हिसाब उसका असर आप कीमतों पर भी देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड मार्केट के ऊपर ये डिटेल में बताने के लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि आज के कारोबार में आपको कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, जबकि ओपेक का फैसला आना अभी बाकी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी कि ओपेक के फैसले से ठीक पहले क्रूड मार्केट तेजी के मूड में आ गया है और एमसीएक्स पर भी कच्चे तेल का भाव 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, 3070 के ऊपर चला गया है भाव। तो क्या अभी बाइंग करके चलना ठीक रहेगा या वेट करें? मैं 30 के लेवल पे बाइंग प्रेफर करूंगा। 3110-20 के आसपास का टारगेट रहेगा और 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये इंट्राडे या मैक्सिमम 2 दिन का ट्रेड है। अच्छा, ठीक है। भाविक, आपका व्यू क्रूड में ट्रेडिंग के लिहाज से?
जी, ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे अगर 30-50 के करीब आता है तो मुझे अच्छा लग रहा है। 29.75 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 3150 का टारगेट, क्योंकि अगर हम देखें तो 3 जून से 3085 पे ही अटक रहा है क्रूड, और अगर 3085 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट है 26 जून को जो बनाया था 3150, वो आ सकता है। तो आज भी मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, तो 30-50 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। और पहला सवाल है अनिल का भीलवाड़ा से। पूछिए अनिल जी। सर, वीरेन वकील जी से मेरा सवाल था। हेलो जी हेलो जी जी पूछें। हाँ, चने और जौ पे 2 महीने का व्यू जानना था, तो ये आगे क्या प्राइस रहेगा? और जौ पे, अच्छा बताइए वीरेन जी, क्या व्यू रहेगा 2 महीने के लिए चना और जौ के ऊपर? 4000 के लेवल पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा चने में। 2 महीने का व्यू मेरा 4350 4400 तक का रहेगा। दिवाली देखते हुए और काफी पेंट अप डिमांड देखते हुए आगे फेस्टिवल सीजन है। बार्ले में थोड़ी मुझे शॉर्ट सप्लाई फिजिकल साइड दिख रही है, तो यहाँ भी मेरा मन बाय साइड का ही है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं बंसीलाल। पूछिए। अच्छा, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन वो सोयाबीन के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे। तो सोयाबीन पर भाभी क्या व्यू है आपका? क्या ट्रेड लेना अभी ठीक रहेगा? देखिए, सोयाबीन अगर देखें अगस्त वायदा तो 3 जुलाई से 37 से 3800 के शॉर्ट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा बेरिश क्यों आ रहा है डिमांड और सप्लाई दोनों की साइड से। ये खरीफ सीजन में जो सोइंग हुई है वो अच्छे मानसून के कारण अच्छी हुई है, और लग रहा है कि हाई प्रोडक्शन आ सकता है। तो आई थिंक 3810 के ऊपर जाता है तो ही बाय कर सकते हैं, या तो 3700 के नीचे जाता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ये 100 रुपीज की रेंज में है तो कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, कोई क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सोहेल का, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए सोहेल। जी, मेरा बीरेन जी से सवाल है कि क्रूड पाम ऑयल में क्या करना चाहिए? क्रूड पाम तेल में अभी क्या ट्रेड लिया जाए, क्योंकि एक मार्केट ने एक रेंज बनाया है, उसी रेंज में घूम रहा है। बीरेन जी, क्या आउटलुक है आपका आगे के लिए? यहाँ थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन आएगा। मलेशिया में लेबर शॉर्टेज है और वहाँ प्रोडक्शन रुक रुक के आता है। तो मलेशियन पाम ऑयल का जो वायदा चलता है वो मैं 3150 तक देखता हूँ। तो ऑन दैट बेसिस यहाँ मार्केट 720-730 तक जाना चाहिए। करंट लेवल से हल्का सा भी डीप मिले तो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। अपसाइड की गुंजाइश काफी अच्छी है। ठीक है। अगला सवाल है राहुल का, मुंबई से। पूछिए राहुल। सर, मेरा बीरेन सर से पूछना है, मुझे गोल्ड में ट्रेड करना है तो कहाँ पे मुझे एंट्री लेना है बाय करने के लिए? चलिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। बताइए बीरेन जी, क्योंकि गोल्ड का मार्केट अभी इस वक्त करीब 240 रुपए नीचे है, हालांकि उसके बावजूद 49,000 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। तो क्या सुझाव होगा आपका? क्या ट्रेड लिया जाए अभी गोल्ड में, और किस लेवल पर एंट्री ली जाए? शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा ऐसा है कि 48,800 पे बाय करना चाहिए। बहुत एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए और मिनी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। 48,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 49,400 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। इसमें एक करेक्शन ड्यू है। अगर कोई डीपर करेक्शन मिलता है तो मेरे लिए जो पोजिशनल ट्रेड जिसको मैं बोलता हूँ, आजकल लोग एक वीक को पोजिशनल बोलते हैं, बट ओरिजिनली पोजिशनल का मतलब 3-4 महीना होता है। तो ऑन दैट बेसिस में 47,000 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा वाइडर है, 44,500 का। टारगेट काफी वाइडर है, 55-54, और नजरिया 3 से 4 महीने का है। ठीक है।
अगला सवाल है संजीव का, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए संजीव जी। सर, गोल्ड में जिस तरीके से तेजी बताई जा रही है, जैसे अभी मैंने सुना कि मिनी में इन्वेस्ट करें, तो पोजिशनल कॉल के लिए क्या टारगेट और कब तक आप देखना चाहते हैं और कितने समय में क्या टारगेट आएगा उसके विषय में? चलिए, इनफैक्ट अभी हमने गोल्ड की बात की है, लेकिन चलिए भाविक पटेल से भी जान लेते हैं। भाविक जी बताइए, पोजिशनल व्यू के लिए गोल्ड किस भाव पर खरीदा जाए, आपके हिसाब से क्या टारगेट ध्यान में रखा जाए, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? देखिए, ऑफ कोर्स गोल्ड मार्केट अगर देखें तो नियरली ऑल टाइम हाई के करीब है, तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट भी है। तो यहाँ से तो मैं बाइंग की पोजिशनल अगर करना है तो यहाँ से तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मिनी की बात करें तो आई थिंक 48,400 से 47,500 के रेंज में दे रहा हूँ। आई थिंक वहाँ से एक बार स्टैगर्ड महीने में बाय करना चाहिए। और 6 महीने मतलब दिवाली के बाद अगर दिसंबर की बात करें तो मुझे एटलीस्ट लग रहा है कि 53,000 से 54,500 तक की एक रेंज आनी चाहिए, क्योंकि कॉमेक्स में भी अगर अंतर्राष्ट्रीय में भी देखें तो एक बार 19-20 के ऊपर चला जाएगा तो आई थिंक 2000 तक आराम से जल्दी से आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा पुल बैक कर सकते हैं, 48 से 47,500 के बीच में आता है तो लॉन्ग कीजिए। 52-53,000 का टारगेट ईयर एंड तक के लिए रखिए। ठीक है, प्रमोद हैं, अगला सवाल प्रमोद का है। पूछिए प्रमोद जी। मेरा सवाल एक टेक्निकल प्रश्न ये है कि सिल्वर और गोल्ड में जो तेजी आती है, गिरावट आती है, जनिक देर से 50,000 रुपए घटने लगते हैं, तो ये कैसे विश्वास हो कि यहाँ पर निवेश हम करें? इसमें तो सब घर मकान बिक जाएगा। अब देखिए ये नहीं, ये आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करने मार्केट में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जोखिम तो होता है, क्योंकि ऐसा इसकी गारंटी तो आपको कोई नहीं दे सकता है कि 100% जो बात आपको बताई जा रही है वो 100% एकदम बिल्कुल हमेशा सही हो जाए। इसकी गारंटी किसी मार्केट में नहीं मिलती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप मार्केट का अनुमान लगाते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी खबर आ जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अचानक मार्केट पलट जाता है। तो ये तो लूट का अड्डा है भाई। इसका तो शायद हमारे एक्सपर्ट भी कुछ सॉल्यूशन हाँ, तो फिर सर इसमें बढ़िया ये है कि आप दूर रहें मार्केट से, इसमें यही सुझाव होगा, क्योंकि मार्केट में जब आएंगे तो आपका रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं लेगा। बीरेन जी, इस पर क्या ऐड करना चाहेंगे आप? लास्ट ईयर सितंबर में सिल्वर 53 थी, फिर वापस 33 हुई, 33 से वापस 53 हुई। तो हमने लास्ट 9 महीने में 40,000 का मूव देखा, 20,000 नीचे फिर 20,000 ऊपर। नेचुरली ये वॉलेटिलिटी आसानी से कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वर्ल्ड में जितना जो मनी फ्लो है, जिसको हम आसान भाषा में क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं, हेज फंडों के हाथ में मुफ्त का पैसा वाला इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि वो कहीं भी हड़कंप मचा सकते हैं। तो ये इसके लिए यही याद रखना चाहिए कि लास्ट रिसेशन में 2008 से 2013 में मार्केट जिस तरह चला था ठीक उसी तरह ये साल में चलेगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम सेम मेंटालिटी अभी बरकरार है। ठीक बात है। अगला सवाल गोपाल का है, राजस्थान से हैं हमारे साथ, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार सर जी, वकील जी सवाल है हाजिर में गुआर पड़ा है। नमस्कार, पूछिए। जी, तो अभी विजय तो बहुत कम हो रही है गुआर की, तो सर जी आगे ये गोल्ड की तरह करेगा काम? 2011 में तेजी आई थी, वो आएगी गुआर में? क्या कहेंगे वकील साहब? गवार में अभी बुआई का थोड़ा नंबर्स अच्छा नहीं मिल रहा है। मैंने कहीं कहीं तो सुना कि हरियाणा और कुछ जगह तो बारिश नहीं है और लोग हवन कर रहे हैं बारिश आने के लिए। तो नरमा का अभी तो सोइंग का रकबा मुझे लग रहा है। सप्लाई साइड इसमें थोड़ी टाइटनेस तो है, तो मैं फिलहाल ऐसा मानूंगा कि ये जैसे मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि 3300-3400 का इसका बॉटम बन चुका है। अब 3900-4000 के आसपास कहीं ये आएगा, फिर वहां से आप निकाल सकते हो और वापस 3600 के आसपास री एंट्री कर सकते हो। बट जो वायदा बाजार करते हैं उनके लिए शॉर्ट करने की अभी भी सलाह नहीं है। ठीक है, तो
वायदा में शॉर्ट करने की राय अभी भी आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है, बेस मेटल का मार्केट आपको भाविक अभी कैसा लग रहा है और इसमें आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए, बेस मेटल में टॉप पे मुझे एक लेड लग रही है, हालांकि कॉपर भी काफ़ी अच्छी लग रही है पर बहुत चल चुकी है, क्योंकि फंडामेंटल देखें तो जिस हिसाब से कॉपर में भी इंपोर्ट हुआ है चाइना में लास्ट मंथ में, तो ईयर ऑन ईयर 50% राइज है। तो कॉपर एक मेरे टॉपिक है पर ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो आई थिंक तो मैं थोड़ा कॉशियस होऊंगा। पर एक लेड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है टेक्निकली। 146 145 का उसने थोड़ा शॉर्ट टर्म का बेस बना चुका है, हाल अभी 148 चल रहा है, तो एक बार नीचे 147.50 के करीब आता है, 147.80 के करीब, तो वहाँ से बाय कर सकते हैं 149.80 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं वही 146 का। आई थिंक 145 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट 150 से 151 के लिए ऊपर की जगह है, तो मेरा टॉपिक रहेगा लेड। ठीक है, अगला सवाल रमन का है। रमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए रमन। मृत्युंजय जी नमस्कार, मेरा सवाल है भाविक पटेल जी से। मैंने पूछना है भाविक जी से कि हम 48,500 को अगले 4 महीने के लिए बॉटम मान लें, और आज क्या गोल्ड 50,000 जाने वाला है? आज चलिए, एक सवाल तो आपका महत्वपूर्ण है कि क्या 48,500 को गोल्ड का बॉटम मान लें अगले 3-4 महीने के लिए, और दूसरा कि आज 50,000। तो दूसरा जो सवाल है आपका, उसका जवाब तो मेरे पास भी है कि आज नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते। भाभी जी बताइए। जी 50,000 तो आज मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आज अगर शाम को देखें तो कोई डेटा भी नहीं है खास, और बॉटम मुझे नहीं लग रहा है। मुझे बॉटम आई थिंक लग रहा है कि 45,000-46,000 हो चुका है। शॉर्ट टर्म अगर देखें तो 48,700, हालांकि यह 300 रुपये ही है। अगर 48,700 के नीचे जाता है तो वापस 47,500 से 47,000 तक आ सकता है, क्योंकि ये एक अगर देखें इंटरनेशनल में तो 1790 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 1750, जो हमारे वहाँ 46,500 से 47,000। तो आप ये कह सकते हैं कि 46,500 का एक एटलीस्ट 3-4 महीने का तो नहीं पर 1 से 2 महीने का एक सपोर्ट बन चुका है। और हालांकि एकदम इमीडिएट सपोर्ट आपको चाहिए तो 48,700 का। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए गोपाल जी। सर मेरे को सिल्वर मैंने सेल की है 52,600 रुपए में सर, इंट्राडे में क्या करना चाहिए सर? कल सेल की थी मैंने। 52,600 में आपने सिल्वर में बिकवाली की है, बताइए इंट्राडे में क्या करना चाहिए इनको भाविक? आई थिंक इंट्राडे में वो निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सिल्वर आज देखे तो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा अच्छी ट्रेड कर रही है, और मुझे ज़्यादा मंदी भी नहीं लग रही, इनफैक्ट शॉर्ट तो नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल में भी अगर देखें तो $19 के ऊपर आ चुका है और सस्टेन कर रही है, आई थिंक ऊपर ही जाएगा। तो अगर उनको स्टॉप लॉस रखना है तो 53,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और अगर नीचे वापस 52,700 से 52,650 के करीब आती है तो निकल जाइए, या तो फिर करंट मार्केट प्राइस पे निकल जाइए। शॉर्ट रहना थोड़ा मुश्किल है जी। ठीक है, तो शॉर्ट में रहना थोड़ा मुश्किल होगा, ये राय आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। नेचुरल गैस, यहां पर कुछ ट्रेड अभी लिया जाए बीरेन जी, या अवॉइड किया जाए? ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है मुझे आजकल, और इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी इरेटिक है, मतलब स्विंग मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी। जी, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। लेड 147.80 पे मैं बाय के रिकमेंड करूंगा, 149.80 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 146 का। आपकी कॉल बीरेन जी। ऑगस्ट कॉटन पे बाय प्रेफर करूंगा 16,100 पे, 16,800 का टारगेट रहेगा और 15,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी।
क्रूड 3050 पे मैं रिकमेंड करूंगा बाय। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आज के दिन 2975 का और टारगेट रखिएगा 3150 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक पटेल जी आपका और बीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।